क्रेब साइकिल एक ऐसा सेंटर है जहां हम लोग कह सकते हैं कि बॉडी का जितना मेटाबॉलिज्म है वो सब कहीं न कहीं इस साइकिल से जुड़ा हुआ है। क्रेब साइकिल चाहे शुगर हो, चाहे अमाइनो एसिड हो, चाहे फैटी एसिड्स हो, तीनों के लिए कॉमन कैटाबॉलिक पाथवे है। ठीक है, ये तीनों कहीं न कहीं इसी माध्यम से अपने आप को पूरी तरह से नेचर को वापस करते हैं, नेचर को वापस करते हैं। मतलब रिसाइकलिंग प्रोसेस हम इसको कहते हैं कि इसमें मास से एनर्जी में चेंज किया जाता है। अब सब सीधे इंटर नहीं कर सकता है, इसलिए इन सबों को एक चाबी की जरूरत पड़ती है और उस चाबी का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए ये सभी इसी चाबी के मदद से इंटर करते हैं कहाँ? क्रेब साइकिल में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको पढ़े हैं पहले सब लोग, सभी विद्यार्थियों का प्रिय विषय होता है क्रेब साइकिल। चाहे ग्रेजुएशन का लेवल हो, इंटरमीडिएट का लेवल हो, स्टूडेंट्स यूजुअली क्रेब साइकिल को बहुत पसंद करते हैं। उसको पढ़ना, उसको एक्सप्लेन करना उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। वो उससे बातें भी करते हैं, डिस्कशंस भी करते हैं। तो अभी तो चूंकि हम लोग शुगर के मेटाबॉलिज्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए अभी हमारा जो बेसिक है वो है हम शुगर से कैसे इंटर करेंगे क्रेब साइकिल में, और उसमें हम इस चीज को करेंगे। तो जैसा कि है कि पायरुवेट हमें मिला, हम शुरू से ही करते हैं। अगर ग्लूकोज हमारा सबस्ट्रेट है, उससे हमें पायरुवेट मिला, 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट मिला। फिर उस 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट से हमें प्राप्त हुआ 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए, और इस 2 मॉलिक्यूल क्रिस्टाइल कोएंजाइम से 2 क्रेब्स साइकिल रन किया। मतलब ओवरऑल इसका यही पाथवे है कि ग्लूकोज से 2 पायरुवेट, 2 एसिटाइल कोएंजाइम, 2 क्रेब साइकिल। ये एरोबिक रिस्पिरेशन का फंडा है, एरोबिक रिस्पिरेशन का। एरोबिक रिस्पिरेशन में यही काम होता है। अब एरोबिक रिस्पिरेशन का क्या फॉर्मूला है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल O2 is equal to 6 CO2 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल जाता है, प्लस 6 मॉलिक्यूल H2O प्लस 36 ATP। ये हमारा अपना काम को लिखने का तरीका है। अब क्या है कि क्या हम इस फॉर्मूला को प्रूव कर सकते हैं इस पूरे प्रोसेस के द्वारा? ये वर्सेस ये, हमें क्रेब साइकिल करने के दरमियान में एक चीज का बहुत ध्यान देना है कि हम क्रेब साइकिल को ऐसे एक्सप्लेन करें कि हमारा ये जो नीचे लिखा हुआ फॉर्मूला है जो कि एरोबिक रिस्पिरेशन का है, इसको हम प्रूफ कर दें। क्या इससे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं? अगर हाँ कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ये एरोबिक रिस्पिरेशन का सही पैटर्निंग है और हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब एक्सप्लेन कंप्लीट इसको करने की बात आएगी तो यहां पर क्रेब साइकिल से हमको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में भी इंटर करना होगा। हमें उस वक्त ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन को भी एक्सप्लेन करना होगा, तब जाके ये पूरा काम हो पाएगा। आधारभूत यही है, बेसिक फंडामेंटल यही है। तो इन सब चीजों को
कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसको हमें सीखने और जानने की आवश्यकता है। अब सबसे पहला ये हमने फॉर्मूला वाइज बात किया। अब हमारा है कि क्रेब्स साइकिल का साइट कहाँ है। ठीक है, अगर लोकेशन की बात करें, ये होता है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। वी ऑल नो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, और अगर बैक्टीरिया है तो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेसोजोम करके ऐसा जगह होता है जहां पर इसके सारे एंजाइम्स होते हैं, वहां पर ये काम होता है। इसको किसने इन्वेंट किया था, मतलब किसने इसको क्वाइन किया था, किसने इसके बारे में बताया था? डिटेल्ड बाय ये थे हांस क्रेब्स, और इसलिए इनके नाम से क्रेब्स साइकिल होता है। फर्स्ट प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट क्या होता है? साइट्रेट और साइट्रिक एसिड। ये डिपेंड करता है मीडियम पर। साइट्रिक एसिड क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसीलिए इसको हम लोग दूसरे वर्ड में TCA साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका है कि रोल क्या है, रोल ऑफ TCA साइकिल इन सेल। सेल में इसका क्या रोल है? तो पहला रोल है एनर्जी मेटाबॉलिज्म। सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि TCS से हम काफी मात्रा में एनर्जी ले सकते हैं। एनर्जी बनाने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं अच्छी मात्रा में TCS से निकलता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म बाय कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। जो फूड मतलब हमने अगर शुगर लिया है या प्रोटीन लिया है, अमाइनो एसिड लिया है या फिर फैटी एसिड्स लिया है, सारे फूड के हिस्सा है, उसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन से। दूसरा इसका क्या रोल है? अमाइनो एसिड बायोसिंथेसिस। अमाइनो एसिड्स के बायोसिंथेसिस में ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब इस अमाइनो एसिड्स के बायोसिंथेसिस में अमाइनो एसिड से जितनी चीजें जुड़ी हुई हैं वह सारी चीजें इनसे जुड़ी हुई हैं। ठीक है ना, इसलिए फिर यहां पर जैसे कि यूरिया साइकिल हो जाए वो भी इसी से हो जाएगा, क्योंकि वो सब अमाइनो एसिड से जुड़ा हुआ साइकिल है। तो अमाइनो एसिड्स बायोसिंथेसिस इसका एक रोल है। तीसरा है सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ये सोर्स ऑफ, यहाँ ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब हो गया साइट्रिक एसिड, आइसोसाइट्रिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। ये सभी ऑर्गेनिक एसिड्स के सोर्स हैं जो कि अलग अलग और डिफरेंट पर्पसेस और डिफरेंट पर्पस इन द सेल। सेल के अंदर में अलग अलग पर्पस के लिए क्रेब्स साइकिल के जो वस्तुएं हैं वो चाहिए होती है। तो अगर हम कहें तो हमारे लिए क्रेब्स साइकिल के बहुत सारे मायने हो सकते हैं। क्रेब्स साइकिल हमारे लिए एनर्जी मेटाबॉलिज्म में तो है ही, ये तो हम बचपन से जब से पढ़ रहे हैं तब से जानते हैं। दूसरा है कि अमाइनो एसिड्स बायोसिंथेसिस का ये हिस्सा है। और तीसरा है ये ऑर्गेनिक एसिड का सोर्स है ना। तो अगर ऑर्गेनिक एसिड चाहिए तो उसका बहुत बड़ा अच्छा सोर्स ये हमारा क्रेब्स साइकिल। तो हमको हमेशा इन चीजों पर बहुत ध्यान से अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखना चाहिए कि क्या हमारा ऑब्जेक्टिव्स होता है ना? अब क्रेब्स साइकिल जो है वो तो ऑक्सीडेटिव ही प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन यहां पर होता है। तो इन सभी शब्दों का जो काम है वो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे।
एसिटाइल कोएंजाइम इज की टू एंटर इन दिस साइकिल, वी ऑल नो। बिना एसिटाइल कोएंजाइम के क्रेब्स साइकिल में हम प्रवेश नहीं कर सकते। और सेकेंड, इट इज 8 एंजाइम्स कैटलाइज्ड रिएक्शन, इसमें 8 एंजाइम्स की भागीदारी होती है, तब जाके कहीं ये होता है। और इन्होंने क्या क्या कि भाई हार्वेस्टिंग ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन फ्यूएल्स। कार्बन जो है, कार्बन का सोर्स क्या है? शुगर है। तो उस कार्बन से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स का उत्पादन करना, हार्वेस्टिंग, खेती करना, फसल उगाना, यह इसका काम होता है। बाकी तो सारा मुद्दा अभी हम जस्ट डिस्कस किए हैं, जो इस स्टडी मटेरियल का हिस्सा है, ये जस्ट मैंने इसको भी डिस्कस किया है। ठीक है, अब जो है हमारा सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, वह है कि कैसे हम स्टाइल को एंजाइम करें। तो इसलिए क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स जो हैं वो 2 हैं। स्टेप्स ऑफ क्रेब्स साइकिल। पहला स्टेप है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। अगर शुगर है सोर्स इसका, तो पायरुवेट का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन करेगा, है ना। और इसका हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स। अगर फैटी एसिड्स इसका सोर्स है, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ एसिड्स होगा। और डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप है, जो 3 अलग अलग सबस्ट्रेट्स के लिए मैंने बताया है। अगर शुगर सोर्स है तो पायरुवेट बना हुआ है, तो पायरुवेट का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अगर फैटी एसिड सोर्स है तो उसका ऑक्सीडेशन, और अगर अमाइनो एसिड सोर्स है तो उसका डीएमिनेशन। और इन तीनों के कारण क्या बनता है? हम लोग कहते हैं कि इन तीनों के कारण बनता है एसिटाइल कोएंजाइम। तो जो स्टेप 1 है उसका रिजल्ट क्या है? हम कहते हैं रिजल्ट प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम का प्रोडक्शन पहला स्टेप का काम है। दूसरा स्टेप का क्या नाम है? दूसरा स्टेप का नाम है क्रेब्स साइकिल। अब यहां साइकिल की बात होती है, क्रेब्स साइकिल फॉर ऑल द थिंग्स। और क्रेब्स साइकिल का रिजल्ट्स क्या है? क्रेब्स साइकिल का रिजल्ट्स है, पहला ए, प्रोडक्शन ऑफ NADH प्लस H प्लस प्रोटॉन। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ FADH2। तीसरा, प्रोडक्शन ऑफ GTP। डी, प्रोडक्शन ऑफ कीटो एसिड्स। इसमें सी शुगर है ना, इसमें जो पहला 3 है, पहला ये जो फर्स्ट 3 है, ये प्रोडक्ट्स है, और इसको हम प्रोडक्शन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ कीटो एसिड्स कहेंगे। पहला 3 जो है वो प्रोडक्ट है इसका, है? और लास्ट जो है वो सिंथेसिस है कीटो एसिड्स। तो अगर हम इस तरह से क्रेब्स साइकिल को समझने की कोशिश करते हैं, तो बड़ा, इसको बोलते हैं स्कीमेटिक, हमारे समझ बढ़ेगी। उन चीजों को खूब बढ़िया से वस्तु स्थिति को समझ सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। कहीं भी हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन का झोल हो, उससे हम बाहर निकल के आ सकते हैं। अब सबसे पहला है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुवेट। चूंकि हम ग्लाइकोलाइसिस मेटाबॉलिज्म का हिस्सा आगे बढ़ रहे हैं, तो हम पायरुवेट को ही लेकर चलेंगे, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। अब यहां टर्म है ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव को हम लोग कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें एक जो सबसे बढ़िया डेफिनेशन है
जिसको हम यहाँ यूज करेंगे वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मैं पर्पसफुली बता रहा हूँ कि यही काम हमारा है। और दूसरा वर्ड है इसमें डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड। ठीक है, जब हम हाइड्रोजन को निकाल देंगे तो जो इसका एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा एंड प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर, H2O। हाइड्रोजन जो निकालेंगे वो उसका एंड प्रोडक्ट एक वाटर के रूप में होता है। तब इसको यहाँ पर किसी की जरूरत होती है, नीड ऑफ O2। हम लोग जो सांस ले रहे हैं, सांस में क्या कहते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को यूज करते हैं, हम लोग एरोबिक हैं। तो हम लोग का ऑक्सीजन एक्चुअली करता क्या है? कई बार नहीं, हम लोग का ऑक्सीजन लेने से हमें ऊर्जा मिलती है, अरे बाबा करता क्या है? ठीक है, स्पेसिफाई करिए, अपने आंसर को स्पेसिफाई करिए। तो हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन जब होता है सेल में, उसमें निकले हुए हाइड्रोजन को फाइनल एंड प्रोडक्ट वाटर में चेंज करना होता है, और उस वक्त उस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और वो जो ऑक्सीजन का सोर्स है, वह ऑक्सीजन का सोर्स है जो हम ले रहे हैं, दैट इज रिस्पिरेटरी ऑक्सीजन। तो आपके सोचने समझने का नजरिया बदल सकता है, आपके सोचने का तरीका बदल सकता है, और इसका बेनिफिट यह होगा कि आप जितना इसको अच्छे से गहराई से समझना चाहें उतना समझ सकते हैं। अब देखो, मैं अगर एक सारांश में अब इस प्रोसेस में आऊं, तो ये जो कंपाउंड जिसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, यह कंपाउंड कहलाता है पायरुवेट, है ना। पायरुवेट जो है वह अल्फा कीटो एसिड्स है, ये है पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट है, और इस पायरुवेट से हमें बनाना है एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल ग्रुप इसी को कहते हैं एसिटाइल ग्रुप, दो कार्बन का एसिटाइल ग्रुप, और यहां जुड़ा रहे कोएंजाइम ए। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन का फॉर्मेट है, इस रिएक्शन में काम करना है। अब काउंट करें, यहां पर कितना कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। ठीक है, यहां पर कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, ऊपर तो को लिखा हुआ है, कोएंजाइम ए। इसका मतलब है कि इसमें 2 ही कार्बन है। तो एक कार्बन क्या हो गया, निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, CO2 के रूप में, ये बाहर निकल गया। इसको हम लोग सांस से बाहर निकाल रहे हैं। अब आप समझे कि डीकार्बोक्सिलेशन तो हमने दिखा दिया, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब है कि कोएंजाइम ए यहां जोड़ना है, तो हम कोएंजाइम ए जोड़ते हैं। और कोएंजाइम ए जो है उसका नाम होता है थायोल कोएंजाइम ए। कभी कभी हम लोग पर्पसफुली उसका नाम लिखते हैं SH कोएंजाइम ए। SH यहाँ क्या ग्रुप इंडिकेट करता है, ये कहता है थायोल कोएंजाइम ए। पर्पसफुली लिखा गया है ताकि आपको बातें समझ में आए। लेकिन मैं थोड़ा सा और भी यहाँ अगर अच्छे से इसको लिखूं तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, S कोएंजाइम ए। ठीक है, S कोएंजाइम ए, ये S जो है वो इसका सल्फर ग्रुप है, ये जो सल्फर ग्रुप है ना, ये ग्रुप है। अब आप देखें कि हटा क्या है, कार्बन नंबर 1, तो CO2 यहां भी दिख रहा है हमको, CO2 निकल गया। लेकिन जब ये रिएक्शन के मोड में आता है, तो इसका जो प्रोटॉन होता है वो भी हमको इसको लौटाना पड़ता है। रिजल्ट क्या होता है कि ये H हो जाता है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो यहां से निकला, और लेकिन इस ये जो हाइड्रोजन है हमारे पास, उसका क्या होगा, ये हाइड्रोजन पहला। दूसरा है कोएंजाइम ए भी जुड़ा, तो कोएंजाइम ए में सल्फर कोएंजाइम ए निकला, और ये हाइड्रोजन जो है वह इससे बाहर निकल के आएगा। इसका मतलब स्पष्ट है, यहां पर 2 हाइड्रोजन निकला है, और उस 2 हाइड्रोजन को पिकअप कौन करेगा,
NAD रिड्यूस्ड होता है ये, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज होता है, और वो क्या बना देगा, NADH प्लस प्रोटॉन, ये बना देगा ये। तो आप देखें कि ये जो 2 हाइड्रोजन यहां से निकल रहा है, उस दोनों हाइड्रोजन को भी क्या मिला है, जगह मिल गया है। तो ये हो गया डीहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का रिमूव। और डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये जो प्रोसेस है यहाँ वो है क्या, उसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव। और यहाँ पर क्या हुआ गया है, यहाँ पर हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, डीकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और पायरुवेट टू फॉर्म क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये इस प्रकार से एक फॉर्मेट इसका बना, ठीक है, इसका फॉर्मेट इस प्रकार से बना। इस पूरे प्रोसेस में अगर आप गौर करें सभी लोग अच्छे से, तो आपको 2 कोएंजाइम दिखाई देगा, एक NAD और एक थायोल कोएंजाइम है। 2 कोएंजाइम आपको यहां पर दिख रहा है। तो जब इसको डिटेल किया गया तो देखा कि यहां पर एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। यहां पर एक कॉम्प्लेक्स का नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है, यह तो चर्चा का विषय वस्तु है ही, इसको हम लोग को देखना भी चाहिए। जो मैंने अभी आपको डायग्राम से बनाकर दिखाया है वह यहां पर बेसिकली लिखा हुआ है। अब जो कॉम्प्लेक्स की बात हम कर रहे हैं, उसी कॉम्प्लेक्स की चर्चा में अब यहां से स्टडी मटेरियल्स कर रहा हूं, और फिर उसको मैं अलग से डिटेल आपको करूंगा। द पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ 3 एंजाइम्स एंड 5 कोएंजाइम्स। इसमें 3 एंजाइम और 5 कोएंजाइम होता है। अब 3 जो कोएंजाइम है उसका सबका अपना अपना नाम है। पहला E1 पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, सबसे पहले क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होता है। E2 एंजाइम नंबर 2 डाइहाइड्रोलाइपोपाइल ट्रांस एसिटाइलेज, एसिटाइल ग्रुप को इस साइड से उस साइड भेज देते हैं। और E3 डाइहाइड्रोलाइपोपाइल डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। यह 3 एंजाइम है, और इन तीनों एंजाइम के साथ 5 कोएंजाइम मौजूद रहता है। कोएंजाइम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि कोएंजाइम्स आर नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम्स व्हिच लूजली बाइंड्स टू इट। कोएंजाइम जो है वह एंजाइम के वैसे हिस्से हैं जो लूजली मतलब हल्के से जुड़े हुए रहते हैं, इंटरेक्शन में रहते हैं, और ये प्रोटीनियस नहीं होते, ये अदर देन प्रोटीन होता है। और सारे कोएंजाइम्स क्या होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, हम सबको मानते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो कोएंजाइम्स ही हैं। अब यहाँ पर जो कोएंजाइम्स हैं उसमें देखिए सीक्वेंस वाइज लिखा हुआ है, थियामिन पायरोफॉस्फेट विटामिन B1, लिपोइक एसिड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड थायोल कोएंजाइम ए। ये 5 कोएंजाइम है। आपको जब मैंने बेसिक्स बताया था तो आप सबने देखा होगा कि 2 जो है वो बाहर निकलता है, एक NAD और एक कोएंजाइम ए, तो हमको दिख गया था। लेकिन व्हाट अबाउट द थियामिन पायरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड एंड FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये सब कहाँ गए? तो ये सभी एंजाइम के साथ रहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसलिए एंजाइम के साथ ही आते हैं, एंजाइम के साथ ही वापस लौट जाते हैं। लेकिन NAD और कोएंजाइम ए जो है यह बाद में जुड़ता है और फिर रिएक्शन के बाद वहां से निकलता है अपने काम को लेकर। इन सभी को स्टेप वाइज डिस्कस किया है मैंने, ठीक है। देखिए सब लोग बारीकी से देखिएगा, ये पायरुवेट है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, ठीक है। मैं लंबा लंबे लिख रहा था और ये हॉरिजॉन्टल है। इससे सबसे पहला एंजाइम जुड़ता है, इसका नाम है E1 TPP। E1 का नाम क्या होता है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। और देखिए डॉट डॉट करके क्या बताया जा रहा है,
ये बताया जा रहा है कि यहाँ जो है ये टारगेट सेंटर है इसका। तो यहां से इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट 1, P1 इज अ प्रोडक्ट 1, निकल गया। और ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है वह इस सबस्ट्रेट से जुड़ गया। तो सबस्ट्रेट जुड़ गया, देखिए कैसे होता है, एंजाइम 1 TPP विथ एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोक्साइल TPP इसको हम लोग। अब अगला स्टेप में क्या होता है, इस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के साथ जुड़ता है एंजाइम नंबर 2। क्या जुड़ता है, एंजाइम नंबर 2। और एंजाइम नंबर 2 के साथ जो को एंजाइम है, इस को एंजाइम को हम लोग बोलते हैं लिपोइक एसिड। इसको एंजाइम को हम लोग कहते हैं लिपोइक एसिड। इस एंजाइम को हम लोग लिपोइक एसिड कहते हैं, को एंजाइम को। तो एंजाइम 2 विथ लिपोइक एसिड, तो इस एंजाइम का नाम क्या है, डाइहाइड्रोक्सी लाइपोपाइल ट्रांस एसिटाइलेज, ये इसका नाम है। अब आप देखें, गौर करेंगे, अब यहां से E1 TPP बाहर निकल जाता है, ठीक है, निकल गया बाहर। और ये जो स्टाइल ग्रुप है, यहां जो डाइसल्फाइड बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड ये खुल जाता है ना। और खुलने से क्या होता है कि एक सल्फर के साथ ये स्टाइल ग्रुप आके जुड़ जाता है, और एक सल्फर एक हाइड्रोजन को लेकर खुशी खुशी अपना यहाँ पर। अब ये एक अलग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जिसका नाम क्या है, एसिटाइल लिपोएट, ठीक है। तो पहला एंजाइम, पहला प्रोडक्ट सब बाहर हो चुका है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, हम लोग बताते हैं कि अगले स्टेप में ये होता है, अब यहां पर कोएंजाइम ए आता है, थायोल कोएंजाइम ए। देखिए यहां पर थायोल कोएंजाइम ए आया हुआ है। अब ये जो स्टाइल ग्रुप है, सबको डार्क करता हूं मैं, ये जो स्टाइल ग्रुप है यह और कोएंजाइम ए का सल्फर, ये सब आपस में जुड़कर एक थर्ड प्रोडक्ट देता है। देखिए सेकंड प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए। बढ़िया। और ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहां पर आके जुड़ जाता है इसके साथ। ये देखिए यहां पर आके एंजाइम नंबर 2 जो है डाइहाइड्रोक्सी लाइपोपाइल के साथ। लेकिन हमको एंड प्रोडक्ट में क्या चाहिए कि इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड हो जाना चाहिए। इसके लिए दोनों हाइड्रोजन को क्या करना होगा, हटाना होगा। अब इन दोनों हाइड्रोजन को हटाने के लिए हमें हाइड्रोजन रिसेप्टर्स चाहिए। उस हाइड्रोजन रिसेप्टर का नाम क्या है, हम लोग कहते हैं उस हाइड्रोजन रिसेप्टर का नाम है FAD, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो एंजाइम 3 के साथ जुड़ा रहता है। अब देखिए एंजाइम 3 के साथ FAD है, एंजाइम 3 का नाम क्या पड़ गया, डाइहाइड्रोक्सी लाइपोपाइल डिहाइड्रोजनेज। चूंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, ये दोनों हाइड्रोजन जो है वह टूट कर ये FAD के साथ आ जा रहा है, जिसके कारण क्या है कि यहाँ पर E3FADH2 बन जा रहा है। और आपका जो E2 एंजाइम था वो आपने क्या कर दिया, नेचर को वापस कर दिया। एकदम एक सीक्वेंस बाय, इस हाथ ले उस हाथ दे। अब फाइनल स्टेप जो होता है उसमें क्या होता है, FADH2 जो है वह अपना हाइड्रोजन जो है वह NAD को देता है, और ये बन जाता है NADH प्लस प्रोटॉन, प्रोडक्ट नंबर 3। और ये E3FAD जो है वो वापस सिस्टम को मिल जाता है। ये एक ऑर्डर्ड रिएक्शन, इसमें कोई भी एक दूसरे से आगे पीछे नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि मेरा मन किया तो हम कूद के इस साइड से उस साइड चला जाए, यह संभव नहीं है। तो जब इस स्टेप्स को हम लोग देखते हैं, इस स्टेप्स को देखने के वक्त हमें बहुत स्मार्टली इन चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो हमें एंजाइम्स का नाम याद रखना चाहिए। जो सबसे पहला एंजाइम है उसका नाम है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, और उसके साथ को एंजाइम है TPP, ठीक है। फिर आप देखें कई सारे एग्जाम में सिर्फ एंजाइम का नाम का सीक्वेंस पूछता है जी, ठीक है। और इसके साथ कौन है, इसके साथ कोएंजाइम ए, ये पायरुवेट है। अभी कोएंजाइम ए कहाँ आया, इसके साथ पायरुवेट है। अब हो क्या रहा है, हो रहा है कि यहां से ये ग्रुप हट जा रहा है। ये ग्रुप हटने के कारण क्या हो जा रहा है, यहां पर E1 TPP जुड़ रहा है, E1 TPP। E1 TPP किससे जुड़ गया, स्टाइल ग्रुप से, ठीक है, स्टाइल ग्रुप से, ठीक है, CH3 है यहाँ।
और यहां निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा फर्स्ट डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस है वो कंडक्ट कर दे रहा है, करेक्ट। तो वो कंडक्ट हो गया। नेचर में कि हम इसको छोड़ ही नहीं सकते हैं कि A1 TPP बन गया, इसको छोड़ दें। अब जो है यहां से दूसरा स्टेप शुरू होता है। और दूसरा स्टेप में क्या होता है? तो दूसरा स्टेप में इसके साथ एक अलग एंजाइम जो है वह पार्टिसिपेट करता है, और उस एंजाइम का नाम क्या है? ठीक है, वैसे आप लोग हमेशा याद रखिए, इसको खूब लिखकर अभ्यास करिए, ठीक है ना। TPP खूब लिखकर अभ्यास करने से क्या होगा कि आपको दिमाग में बैठा रहेगा रिएक्शन। मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं सब रिएक्शंस को क्या करता हूं, इवन स्टडी मटेरियल होने के बावजूद ही मैं इसका अभ्यास करता हूं, नहीं तो मैं भी भूल सकता हूं, कोई भी भूल सकता है। अब इसके साथ जुड़ रहा है E2। E2 के साथ कौन सा कोएंजाइम है? हम लोग कह रहे हैं E2 के साथ जो है वह लाइपोएट या लाइपोइक एसिड जिसको कहते हैं वो होता है। इसमें यह डाइसल्फाइड ग्रुप होता है। अब क्या होगा, यहां से ये टूटेगा और ये भी खुल जाएगा। खुलने से क्या होगा? प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट इस प्रकार से होगा। E2 है ना, जिसके साथ क्या है? लिपोएट है। उसमें इस सल्फर के साथ ये एसिटाइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा। देखिए एसिटाइल ग्रुप आकर जुड़ गया, यहाँ SH हो गया, ठीक है ना, SH हो गया। और एंजाइम 1 जो है वो बाहर निकल गया, एंजाइम 1 विथ TPP। ये जहां से आया था सिस्टम ने इसको वापस लौटा दिया। भाई जी थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी मदद की। अब जो है हमें इसको वापस करना है, इससे अब निकालना है। अब इससे निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ इस प्रोसेस से निकालने के लिए, अब ये निकल गया तो इनको भी थैंक यू बोल दें। इस प्रोसेस से निकलने के लिए इसके पास आता है कौन? थायोल कोएंजाइम ए, ठीक है, SH कोएंजाइम ए। अब जब थायोल कोएंजाइम ए आया, इतना ग्रुप स्टाइल ग्रुप टूट के इस थायोल ग्रुप के साथ जुड़ जाता है। फाइनल रिजल्ट क्या होगा? वैसे हम उल्टा लिख रहे हैं, लेकिन अब कितना लिखेंगे इसलिए हम इसको शॉर्टकट में आपको मतलब यही लिख दे रहे हैं। अब देखिए सल्फर यहाँ आ गया कोएंजाइम ए ग्रुप का, और ये हो गया स्टाइल कोएंजाइम ए, प्रोडक्ट मिल गया। ये हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है। दिस इज माय सेकेंड प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रोडक्ट वाज द कार्बन डाइऑक्साइड, करेक्ट। और ये जो एंजाइम है वह जिसको हम लोग E2 डाइहाइड्रोक्सिलैपोपाइल बोल रहे थे, वो एंजाइम ऐसे खुलकर ओपन हो गया। अब क्या है, इसके दोनों सल्फर के पास हाइड्रोजन आ गया है। ये प्रोडक्ट तो मिल गया। अब इसको कैसे हम यूज करते हैं कि वापस हम इसके बैलेंस को मेंटेन कर सकें? देखिए अब यहां से 2 हाइड्रोजन को हमको क्या करना होता है? निकालना होता है। तो जैसे 2 हाइड्रोजन निकालने की बात आती है, यहाँ पर तीसरा एंजाइम इंटर करता है जिसका नाम होता है डाइहाइड्रोक्सिलैपोपाइल डिहाइड्रोजनेज, और इसके पास एक कोएंजाइम होता है, इसका नाम होता है FAD। ये FAD क्या करता है? इन दोनों हाइड्रोजन को पिकअप कर लेता है, इन दोनों हाइड्रोजन को पिकअप कर लेता है और बन जाता है FADH2। और आपका जो एंजाइम नंबर 2 था विथ कोएंजाइम लिपोएट, वो क्या है? अपना ओरिजिनल स्ट्रक्चर में लौट गया, सेल ने इसको वापस ले लिया। तो इसने जो काम किया था वो काम करके वापस लौट गया। अब FADH2 जो है वो एंजाइम के साथ ही जुड़ा हुआ है, E3 के साथ जुड़ा हुआ है ये। तो अब इसको यहाँ भी इसको फ्री करना होगा, तो स्टेप नंबर 5 होता है, उसमें E3FADH2 है। और ये जो E3FADH2 है यह NAD कोएंजाइम वह इस एंजाइम के साथ बहुत थोड़े वक्त के लिए इंटरेक्ट करता है, और प्रोडक्ट फाइनल जो प्रोडक्ट है NADH प्लस प्रोटॉन, इसको ये कंडक्ट करता है। ये आपका प्रोडक्ट मिल गया, ये तीसरा प्रोडक्ट। और सिस्टम में एंजाइम जो है वो क्या हो गया? E3 वो वापस चला आया FAD। इस प्रकार से ये सारे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस होते हैं, और इसको बहुत ध्यान देकर आपको अभ्यास करना चाहिए।